और बजट 2023 जिसका इंतजार था वो अब से ठीक 1 घंटे के बाद खत्म होने जा रहा है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने वाली हैं। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज का ब्यौरा रखा और सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर बन रहे भारत के अमृतकाल की तारीफ भी की। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया जिसमें भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बताया गया और 6.5% की विकास दर का अनुमान भी लगाया गया है। तो बस अब से कुछ देर का वक्त है और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने वाली हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये कि इस बार क्या आम आदमी को राहत मिलेगी, यानी टैक्स स्लैब इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है और इस बार की सबसे बड़ी मांग है। दरअसल आपको बता दें कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है जिसे अब से कुछ देर के बाद निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं। तो जो बड़ी बातें हैं बजट की दर्शकों वो आपको बता दें कि एक तो टैक्स में छूट की बात कर ही रहे हैं और ये मिलना भी चाहिए। आयकर छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो सकती है। एमएसएमई सेक्टर की बात करें, बैंक और फ्लोटिंग सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है कि जो जीएसटी है वो 18 से घटाकर 12% कर देनी चाहिए। तो क्या इसमें राहत देगी निर्मला सीतारमण, ये एक बड़ा विषय है। इसके अलावा एटीसी एक महत्वपूर्ण 80C के अंतर्गत मिलने वाली छूट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख होनी चाहिए, ऐसी मांग है। लेकिन अब इसमें कितना निर्मला सीतारमण कर पा रही हैं वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो 50,000 से 1 लाख हो, ऐसी उम्मीद कर रही है जनता। हालांकि अभी जिन स्थितियों से भारत गुजरा या कोरोना काल के बाद दुनिया जिस तरह से उभरी, तो क्या उसमें ये तमाम छूट देना संभव है। उम्मीद इसलिए भी बड़ी है कि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, अभी 23 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसे देखते हुए कोई रिस्क तो नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन इस बीच अपने आर्थिक बजट की यदि बात की जाए तो देश का बजट ना बिगड़े, बीजेपी का कहना है कि एक विकसित राष्ट्र बनाने की ये पहल है और इसीलिए बजट उसी अनुरूप तैयार किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर 2017-2018 से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसे लेकर उम्मीदें बढ़ी हुई हैं मध्यम वर्ग की कि शायद टैक्स से राहत मिले। इसके अलावा जो लोन है, जो कर्ज है, वो काफ़ी महंगा है, वो सस्ता होना चाहिए, ज़मीनें सस्ती होनी चाहिए। महंगाई जिस कदर बढ़ी है वो कम होनी चाहिए। जाहिर तौर पे वो राहत कब मिलेगी, जब टैक्स में राहत मिलेगी। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं निर्मला सीतारमण की। आपको बता दें कि अपना बजट यानी 2023-24 लेकर वो पहुंच रही हैं और सबकी नजरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि अपना 5वां बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण। अब से कुछ देर के बाद वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से इससे पहले मुलाकात की है। ये तस्वीरें पहले एक सूटकेस हुआ करता था बड़ा सा, उससे पहले लाल कलर का बाकायदा एक बड़ा बैग हुआ करता था जिसमें बजट आता था। लेकिन अब देखिए ये डिजिटल बजट छोटे से टैब के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाती हुई निर्मला सीतारमण पहुंची हैं और अब से कुछ देर के बाद वो देश का आम बजट 2023-24 के लिए पेश करने जा रही हैं। तो आपको बता दें कि तेज़ी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था भारत को बताया जा रहा है और 6.5% की विकास दर का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में इस बजट से बहुत उम्मीदें आम लोगों को, और वहीं सरकार का कहना है कि ये बजट जो है वो भारत की जो गति है, जो विकास के उपक्रम भारत कर रहा है, उसे ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो फिलहाल जब वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली बजट पेश करने से पहले, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। आम बजट अब से कुछ देर के बाद 2023-2024 पेश करने जा रही हैं भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
तो 2023-24 से खास उम्मीदें हैं। इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं जिनसे चर्चा करेंगे इस बजट के बारे में विस्तार से। कौन कौन हमारे साथ हैं आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर दिव्या गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ रूपन चंद्राकर, किसान नेता, जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय ठाकुर जी, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर दिव्या गुप्ता आपसे ही है कि क्या उम्मीद करें 2023-24 के इस बजट से, जो कि अब से कुछ देर के बाद वित्त मंत्री पेश करने जा रही हैं देश के लिए। सुनील जी, तो आज का दिन ऐतिहासिक दिन। आपको बधाई, देश को बधाई। आपके माध्यम से आपके चैनल के जितने श्रोता हैं उन सबको बधाई देना चाहूंगी। ऐतिहासिक दिन होने वाला है इसलिए क्योंकि आज की जो एक तस्वीर हमने देखी, दो बहुत सशक्त महिलाएं, एक बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है जहाँ पे माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी दिख रही हैं। ये एक लड़कियों के लिए, भविष्य में महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है कि दो सशक्त महिलाएं भारत का किस तरह से आगे लीडरशिप स्किल के साथ आगे चल रही हैं। एक बात तो ये। दूसरा, अभी हमने जो एक प्री बजट ही हमने सेंसेक्स में उछाल देख लिया, जो 200 से ऊपर उछाल आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव बजट आने वाला है। सेंसेक्स जो है वो सेंटिमेंट पर चलता है और पॉजिटिव सेंटिमेंट होने के कारण उछाल आना शुरू हो गया है। तो ये अपने आप में द्योतक है कि बजट बहुत अच्छा आने वाला है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि 2023 और 24 जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मोड पर गवर्नमेंट है, एक कंप्लीट बजट है, लास्ट बजट है। और लेकिन एक बात आपको सिर्फ आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ये सरकार पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट तो है, पॉपुलिस्ट सरकार तो है, जो लोगों के बारे में सोचने वाली सरकार है, लेकिन उसके बावजूद देश को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है, उस आम व्यक्ति को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। इसलिए जहां वो राष्ट्र निर्माण के बारे में चिंता करेगी, वहीं वो उस एक अंतिम व्यक्ति के बारे में भी चिंता करने वाली सरकार है। इलेक्शन डेफिनेटली एक मुद्दा हमेशा पिछली सरकारों में रहा है। कांग्रेस हमेशा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए करती थी, अपने बजट को डिजाइन करती थी। लेकिन इस सरकार का एक जो बहुत सुंदर एक बात यह है कि डेवलपमेंट ओवरऑल किस तरह से हो, मेरी डेवलपमेंट के साथ मेरे व्यक्ति की किस तरह से डेवलपमेंट हो, इस बारे में चिंता करने वाली जो सरकार है, इसका बजट सिर्फ और उसको मद्देनजर रख के रखा हुआ जाएगा, दिया हुआ जाएगा। तो अभी हम अगर आंकड़ों की बात न भी करें तो एक पॉपुलिस्ट एक अगर मैं उसका स्टेटमेंट दूं तो ये देने वाली हूं कि नहीं, ये बहुत सुंदर इसलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट बजट आने वाला है कि ये दोनों चीजों को बैलेंस करेगा। जहां वो एक उड़ान की मोड़ पर आई हुई सरकार के बारे में चिंता है, उसके बारे में जाएगा, तो वही एक आम नागरिक, एक आम महिला, एक घर, एक मिडिल क्लास, उन सब के बारे में चिंता करता हुआ बजट आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव बजट। इस बात की मुझे लगता है कि मैं अगर अभी से मुझे घोषणा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस बारे में कम से कम इस बारे में उम्मीद तो आप दे ही रही हैं, बंधा रही हैं एक आस। और लेकिन ये आस धनंजय सिंह ठाकुर जी के चेहरे पर नहीं दिखती। वो उम्मीद, वो मायूसी क्यों दिखती है, जबकि बजट तो अभी पेश ही नहीं हुआ है, अभी कुछ समय बाकी है। धनंजय जी, आपके चेहरे की तो जो मुस्कुराहट है अभी से गायब है, ऐसा क्यों? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। मेरा ही तो नागरिक है तो नरेंद्र मोदी जी के पास मायूस दिख रहे हैं, उस शक्तियां भी है। और अब देखेंगे, मैं तो ये समझ रहा था जिस प्रकार से मोदी 2 में रमन जी, उसके बाद मुझे लगा था कि लोगों के जो गृहस्थ पर जो बुरा असर नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का पड़ा है, चाहे सिलेंडर के दाम बढ़ाने की बात कर लूं, मैं महंगाई की बात कर लूं, और आज हर गृहिणी के मुंह में एक बात आप सुनने को मिलेगा, आप उनसे आप चर्चा करेंगे कि आपके गृहस्थ जीवन कैसे चल रहा है, तो यही कहेंगे कि बहुत बुरी स्थिति है। चाहे दूध पे महंगाई की बात कर ले, चाहे शक्कर पे महंगाई की बात कर ले, या बुजुर्गों की दवाई की कीमतों में वृद्धि की बात कर ले, और कुल मिलाकर आप देखते हैं तो गृहस्थ का बजट जो बिगड़ा हुआ है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो गृहस्थ जीवन में जो हमारी मात्र शक्तियां हैं, वह गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए जो बजट बनाती घर की, वो बेहतर बजट होता है। और यही उम्मीद हमने निर्मला सीतारमण जी से भी रखा था, क्योंकि भी मात्र शक्ति है, लेकिन वो 4 इनके बजट में देखने को नहीं मिला है। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे इनके 8 बजट अभी तक हुए हैं, उन 8 बजट में ना तो इस देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई काम किया गया, ना देश के किसानों को समर्थन मूल्य के 1.5 में जो रेट देने की बात थी तो इसमें कुछ काम हुआ है, ना तो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार में मिलने का वादा था वो रोजगार दिखा है, बल्कि रोजगार के लिए काम किया गया है। तो ऐसा लगता है कि जो बजट आ रहा है ये भी निराशा से भरा बजट होगा। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ
कि ये जो आभासी बजट इसको कहूंगा ना, क्योंकि जब सरकार हुआ करती थी तो सूटकेस में बजट आता था, उसमें ढेर सारी उपहार इस देश के लिए होता था, ढेर सारी योजनाएं इस देश के लिए होता था, डेवलपमेंट की बात होती थी, हर वर्ग की चिंता सूटकेस के बाहर निकलता था। फिर निर्मला जी उसको पोर्टली पे ले आई और पोर्टली के बाद डिजिटल पे आ गया। फिर आभासी बजट में कहूंगा, जिसमें मुझे लगता है देश के बहुत बड़े तबके को कुछ नहीं मिलने वाला ऐसा लग रहा है, क्योंकि बजट जो है पूरी तरीके से आप देखेंगे निराशा से भरा हुआ होगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण बताऊंगा मैं। क्योंकि जब हम 2014 की इलेक्शन के इसमें चले जाते हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा नेताओं की जो बड़ी बड़ी जो बातें हैं उसको हम अगर जिक्र करते हैं तो समझ में आता है कि अच्छे दिन का जो नारा दिया गया था, अच्छे दिन के नारा देने के बाद इस देश के जो सच्चे दिन थे उसको खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। जो 410 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर था, आज हालात ये हो गए हैं कि 1200 रुपए में सिलेंडर लोग खरीदने मजबूर है। और कई के घरों में तो जो उज्ज्वला योजना की सिलेंडर है उस सिलेंडर को रख कर महिलाएं चूल्हे में रोटी बनाते हुए नजर आ रही है। रोजगार के विषय हम चर्चा कर रहे तो 2 करोड़ रोजगार को देना दूर की बात थी, 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना गया है और इसमें 1.5 करोड़ मात्र शक्तियां हैं जो कामकाजी महिला जिनको कहते हैं। ठीक है, तो ये वो तमाम कारण धनंजय जी, दिव्या जी दरअसल गिना रहे हैं आपको कि इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद वो कर नहीं रहे हैं इस बार की बजट से, क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं पिछले वो कह रहे हैं कुछ खास नहीं है। किसान नेता भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं रूपन चंद्राकर जी। रूपन जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं किसान भाई? वैसे तो किसानों की आय दोगुना करने की बात हुई थी, खेती को लाभ का धंधा बताने की बात हुई थी, कहाँ तक पहुंचा है किसान और क्या उम्मीद इस बार? रूपन जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है हम तक, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, तब तक दिव्या गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या जी, अभी जो तमाम बातें धनंजय जी ने कही हैं, जाहिर तौर पर ये सभी के मन में बात है कि महंगाई तेजी से बढ़ी है। चलिए, अब आप बोलेंगे कि इसमें कोरोना था, आप बोलेंगे कि देश जो है विकास कर रहा है, लेकिन देश विकास कर रहा है, व्यक्तिगत विकास की बात करें तो वो उस हिसाब से दिखता नहीं। थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये महंगाई जो है, जो गैस सिलेंडर के दाम है, जिस तरह से खाद्यान्न वस्तुएं महंगी हुई है, जिस तरह से कपड़ा महंगा हुआ है, तमाम जो सामान है वो महंगे हुए हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि एक तरफ तो आप टैक्स स्लैब में आपने कुछ बदलाव नहीं किया 17-18 के बाद, ये होगा और इससे फिर राहत मिलेगी। मतलब कैसे गाड़ी पटरी पर आएगी? सिर्फ सरकार की नहीं उतरी, हर एक व्यक्ति की उतरी है देश में गाड़ी, कोरोना काल में जो कुछ हुआ उसके बाद पटरी से। सोनल जी, एक तो मुझे धनंजय जी पर वैसे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनका अप्रोच विपक्ष है तो उनका अप्रोच उसी तरह का रहेगा, तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। दूसरी बात, जो आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया है कि क्या इस तरह से हम आगे कैसे चल पाएंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा हमको वैश्विक परिदृश्य को भी समझना पड़ेगा। कोरोना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कारण था जिसने एक बहुत तीव्र गति से, जो हम एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर हम चल रहे थे, उसको एक स्पीड ब्रेकर तो जरूर लगाया। और हम 3 साल के जो हम एक उछाल या उड़ान के मूड में थे, वो हमारे पास एक कहीं ना कहीं छोटा सा स्पीड ब्रेकर है। लेकिन उसके बाद भी समस्या वहां थमी नहीं। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी हम लोग वैश्विक तकलीफ के साथ गुजरे, जब यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण हम सब पूरा का पूरा समूचा विश्व एक ऐसी उस पर आया जहां पेट्रोलियम जहां से मेन आता था, वहां से पेट्रोलियम को हमको स्ट्रगल करना पड़ा। और ये बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम पेट्रोलियम को अपने हिसाब से रशिया से इंपोर्ट करने में हम लेकर आ पाए। तो ये बहुत सारे हिचकोले खाते हुए, उसके साथ संघर्ष करते हुए, सरकार इंटरनेशनल जितना एक सिनेरियो था उस पर के बावजूद एक मजबूत सरकार खड़ी रही, जिसने अपने आप को भी खड़े रखा। और आज आप देखिए कि जहां हम 13वीं बड़ी इकोनॉमी थे, आज हम विश्व की 5वीं इकोनॉमी पर आ गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा द्योतक है, जहां IMF आपको ये कह रहा है कि अब आप प्री कोविड एरा से उबर कर उसी एरा में पहुंच चुके हैं जहां प्री कोविड एरा में आप खड़े थे। तो ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है हमारे पास, पॉजिटिव आंकड़ा है, जिसको मुझे लगता है कि हमको लेके आगे चलना चाहिए। ये तो रहा वैश्विक परिदृश्य, इसका कोई जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन के बावजूद नहीं है, लेकिन स्थिति को समझाने के लिए बता रही हूँ। एक बात, दूसरी बात कि क्या हम जो टैक्स स्लैब है उसमें क्या हम अब की बार कुछ कम कर पाएंगे या हम कुछ उसमें इंसेंटिव दे पाएंगे। देखिए, प्रोडक्शन को बढ़ाना जो हमारा बहुत बड़ा एक इंसेंटिव था कि हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड बजट हमारा हमेशा आना चाहिए।
प्रोडक्शन ओरिएंटेड बजट आने के कारण ये हुआ कि हमने जितने 13 उसमें सेक्टर्स थे, उसमें अब 7 सेक्टर और बढ़ाने की बात हुई है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंसेंटिव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रोजगार बढ़ता है, वैसे वैसे इकोनॉमी का टर्न अराउंड होता है। अब आप मेजर बात ये देखिए कि हमने कभी टूरिज्म को इंडस्ट्री नहीं माना था, लेकिन टूरिज्म इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है और इकोनॉमी पर इतना पॉजिटिव असर लेकर आ रही है कि उसके कारण जो एक इकोनॉमी का पहिया घूमने लग गया है, वो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि टूरिज्म भी है, होटल कारोबार, छोटा एक ठेले वाला भी आज अगर टूरिज्म के साथ जुड़ गया है तो वो इकोनॉमी को घुमाने में बहुत मदद करता है। ये अपने आप में एक नई चीज है। जैसे मान लीजिए आप कश्मीर का अगर एग्जाम्पल लें, तो कश्मीर में पिछले साल ही 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट अगर कश्मीर में विजिट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं इकोनॉमी किस तरह से घूमेगी कश्मीर की। ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैं उज्जैन कॉरिडोर की बात करूं, तो उज्जैन महाकाल कॉरिडोर में सिर्फ 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 5 लाख लोग विजिट करते हैं। अब इमेजिन करिए कि किस तरह से इकोनॉमी रन करेगी। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से एक बहुत बड़ा हमने रेलवे नेटवर्क खड़ा करा, एक बहुत बड़ा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का नेटवर्क खड़ा करा, एक हमने बहुत, आप ये देखिए उड़ान में, अब आप स्कीम उड़ान के अंतर्गत पिछले 70 सालों में जितने एयरपोर्ट्स नहीं थे, पिछले 7 सालों में हमने 70 नए एयरपोर्ट जोड़ दिए। अब इकोनॉमी किस तरह से चलेगी, किस तरह से योजनाएं आगे तक जाएंगी, इस बात को लेके आप ये बजट के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सारा का सारा कलेक्शन है वो किस तरह से इकोनॉमी में देश में जाता है। नहीं, लेकिन जो मुझे जो दर्शकों को मोटी बात समझनी है वो ये कि क्या पेट्रोल के जो दाम हैं उनमें कुछ कमी आएगी, उनमें कमी की उम्मीद करें, जिस तरह से ड्यूटी कम करने की बात लगातार सरकार कर रही है, या कहें इस बार की बजट में उम्मीद है इस बात की। धनन जी से सवाल लेंगे, लेकिन पहले रूपन जी आपका रुख करते हुए क्या उम्मीद कर रहे हैं? बस मुश्किल से अब आधा घंटे का वक्त रह गया है जब निर्मला सीतारमण जी 2023-24 का बजट पढ़ेंगी। आपके लिए यानी किसानों के लिए क्या हो सकता है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार आम बजट से? आप देखिए, आम बजट किसानों के लिए है, इस देश की उन्नति के लिए है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार, भारत सरकार ने किसानों को वास्तविकता पर उनको लाभ दिया हो, ऐसा नहीं लगता। क्या किसान खेती करने पर हल नहीं चलाते, ट्रैक्टर नहीं चलाते, हार्वेस्टर नहीं चलाते? क्या डीजल का कीमत बढ़ा हुआ नहीं है? जब डीजल का कीमत 60-70 होता था, डीजल का कीमत जब 60-70 होता था, उस समय इनके द्वारा वो कहा जाता था कि हम सस्ते दामों में इतने डीजल और इतने ये सब कुछ मिलेगा करके, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला। धनंजय जी, जो रूपन जी ने शुरुआत की वो इसी से की, किसी सरकार ने भी किसानों का भला नहीं सोचा और इसीलिए आज भी हम इस तरह की उम्मीद बजट से कर रहे हैं। महंगाई तो है ही। अब दिव्या गुप्ता जी ने जिस तरह से शुरुआत की और सेंसेक्स जिस तरह से उछाल ले रहा है वो आपको कहा, तो इससे उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार चूंकि आम चुनाव भी हैं, जाहिर तौर पर उम्मीद बढ़ी हुई है, लेकिन पेट्रोल के दाम जिसे लेकर हमेशा घेरते हैं आप लोग, ये एक बड़ी मजबूरी है सरकारों के लिए भी, राज्य सरकारों के लिए, क्योंकि कांग्रेस खास तौर पे कहते हैं कि जब बात कम करने की आती है तो पीछे हटती है इस बात से। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो है वो बीजेपी जो है या कहें सरकार जो है वो पेट्रोल के दाम कम करेगी और बड़ा गेम खेलेगी? देखिए, इस सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते हैं सोनल जी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल के जब दाम बीते 7 महीने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुए हैं, तो इस देश का पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी का एक गैर जिम्मेदाराना बयान आता है कि पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो इस दाम को कम करें। आप समझ सकते हैं कि इस देश में बैठे सरकार कितनी कमजोर है। और यही हरदीप पुरी जी हैं, जब क्रूड ऑयल के दाम जब अंतर्राष्ट्रीय में बढ़े थे तो उस दौरान कहते थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ने का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें हैं। मतलब दोभाषी जो बयान इनका आता है ये इनके गैर जिम्मेदार होने का जीता जागता प्रमाण है। दूसरी बात, दिव्या गुप्ता जी मातृशक्ति, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से उनकी मुस्कुराहट है, ये बनावटी मुस्कुराहट मुझे नजर में आ रही है।
क्योंकि जो सेंसेक्स की बात कर रहे थे, सेंसेक्स में अगर उछाल आता है तो उसका लाभ प्रदेश के किसान या देश के अंतिम किसान को या रोजगार के जो इंतजार में खड़े युवा को लाभ नहीं मिलता। अगर सेंसेक्स उछलता है उसका लाभ मिलता है अडानी अंबानी जैसे मोदी जी के मित्रों को, क्योंकि इस पूंजीपति उनके मित्र हैं लगातार। और इस देश में 8 साल में अगर किसी के लाभ बढ़े हैं मोदी सरकार की नीतियों के चलते, कहिए यार मोदी सरकार के सहयोग के चलते, तो चंद पूंजीपतियां हैं। कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हुए हैं जो देश की 70% आबादी की जो दौलत होनी चाहिए वो 1% लोगों के पास में है। तो स्वाभाविक सी बात है ना, अगर आप बजट बना रहे हैं और बजट का उद्देश्य आपका ये होता है कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर है और सरकार उस जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, लेकिन 8 साल में ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। जहां इस देश में आजादी के बाद दूध दही पर टैक्स नहीं लिया जाता था, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार उस पर 5% जीएसटी वसूल रही है। जहां आप देखेंगे स्टेशनरी जो पुस्तक कापी है बच्चों को जो मिलता है पढ़ाई के लिए बात है, और उसमें भी आप टैक्स वसूल रहे हैं। और एक मैं मार्मिक बच्ची का पत्र भी याद करूंगा, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की, उस बच्ची का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, दुबे जो बच्ची है जो क्लास 1 की थी, वो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते हैं कि पुस्तक कापी और पेंसिल के महंगाई के चलते जब अपनी मम्मी से पुस्तक पेन या पेंसिल मांगती तो उस मम्मी उसको डांटती है। तो एक बच्चे का मार्मिक अपील भी प्रधानमंत्री जी पूरा नहीं कर पाए, दुर्भाग्य की बात है, उल्टा उसमें टैक्स लगा दिए हैं। तीसरी बात में बात महिलाओं की मैं बात कर लेता हूँ। हमें पूरा उम्मीद था कि जिस प्रकार से निर्मला जी मातृशक्ति हैं, तो महिलाएं जो गृह से लाती है उसके गृहस्थ पे जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको भी दूर करने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस देश के वित्त मंत्री पर जब महंगाई से सवाल पूछा जाता है तो वो कहती है कि लहसुन और प्याज नहीं खाती है। इससे बात आप समझ सकते हैं कितना यहाँ के मोदी सरकार के मंत्री कितने जिम्मेदार है इस देश की जनता के लिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, आप दुनिया को छोड़ दीजिए, आपने जो चुनाव में जो वादा किया था, आपने कहा था किसानों को आप उनके फसल का समर्थन मूल्य 1.5 देंगे, आपने कहा था 2022 में आय आप बढ़ा देंगे, आपने कहा था जो कीटनाशक है खाद उससे 70 दरों पर देंगे, आपने कहा था बहुत सारी रियायत देंगे, आपने युवाओं से रोजगार का वादा किया था, आपने महंगाई कम करने का वादा किया था। आप ये मत कहिए कि विपक्ष आलोचना कर रहा है, अरे आपका सबसे बड़ा विपक्ष देश की 133 करोड़ जनता है। आप कांग्रेस पे आरोप लगा के अपने जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। इस देश का हर घर मोदी निर्मित आपदा से पीड़ित है। कोविड के बहाना बनाकर कब तक आप बसते रहेंगे? कब तक आप अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का जिक्र करके आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे? यही तो देश है ना। जब आजाद हुआ इस देश में खाने के लिए लोगों के पास नहीं था, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कई सारी ऐसी योजनाएं लेकर ताकि लोगों का भूख मिट सके। उस दौरान तक नेहरू जी ने नहीं कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, तो आप गैर जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए आज देश का दुर्भाग्य है 8 साल में आप 100 लाख करोड़ का कर्जा आपने बढ़ा दिया, सरकारी संस्थाओं को आपने बेच दिया। आप किसी करोड़ की बात करते हैं? जो कांग्रेस शासनकाल में संस्थाएं बने थी उस सारे काम को बेचने का नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और मुझे लगता है इस बजट में पता नहीं कितनी सरकारी संस्थाएं बची हुई है जिसको बेचने का ये प्रोग्राम इस बजट में ना आ जाए। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश में बैठी सरकार निर्माण नहीं कर पाई है बेचने के अलावा। और सड़कों की आप बात कर रहे हैं, सड़क में आप चले जाए दिव्या गुप्ता जी, जितने का पेट्रोल डीजल आपको लगता है ना उससे ज्यादा टोल टैक्स सड़कों पर लगता है। अब क्या सुविधा दे रही जनता को? स्वास्थ्य के मामले आप लचर हैं। कोविड काल के दौरान पूरा देश ने देख लिया किस प्रकार से सारे सिस्टम को बंद कर दिया गया था। 35,000 करोड़ का जो वैक्सीन बजट बनाया गया था उसको भी खर्च करने में आपको ताही बरत रहे थे। प्रधानमंत्री केयर जो पूरे देश की जनता ने पैसा दिया उसको भी आपने किया। तो कुल मिला के आपका जो बजट है मुझे नहीं लगता इस देश के विकास के लिए कोई मार्ग बना पाएगा, बल्कि और कहीं ना कहीं 200-500 कंपनियों को भेजने का प्रोग्राम इस बजट में आएगा। दिव्या जी, पॉइंट टू पॉइंट जो सवाल धनंजय जी ने उठाए हैं और वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है उसे देखते हुए कम से कम बहाना ना बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अब कोरोना काल के बाद रूस यूक्रेन युद्ध भी हुआ। अब उसके बाद तमाम बहानों के बीच उम्मीद जो है छोटी छोटी इस महंगाई को लेकर, खासतौर पे जैसे जिक्र किया है एजुकेशन को लेकर, तो इन तमाम चीज़ों में हम उम्मीद करें सरकार से एक बार फिर से। वैसे हर साल उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं। महंगाई बढ़ती ही जा रही है, महंगाई पर ब्रेक नहीं लगा दरअसल। सोनल जी, धनंजय जी ने बहुत सारा अपने उद्घोष में बहुत सारी चीजें बोल दी। मैं तो एक्चुअली इतने पॉइंट्स नोट करते करते भी शायद वो हो गई थी मैं किस किस चीज का जवाब दूं, पर खैर मैं कोशिश करूंगी धनंजय जी पॉइंट टू पॉइंट आपकी बातों का जवाब देना चाहूंगी। आपने कुछ जीएसटी के बारे में चर्चा करी, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जीएसटी को पिछले 1 जनवरी में ही हम 155 करोड़ की जीएसटी हम ले चुके हैं, हम सरकार के पास आ चुकी है। अब इस जीएसटी का फायदा क्या होता है ये सिर्फ आपको जानना चाहिए। और आप जिन सड़कों की चर्चा करते हैं, 1 वर्ष के कार्यकाल में ही 8,000 किलोमीटर से ज्यादा यदि सड़कों का निर्माण हो जाता है तो ये एक रिकॉर्ड निर्माण है। इसके पहले कभी इस तरह का निर्माण नहीं हुआ।
तो आप पहले कल्पना करिए कि जो सड़कें होती हैं ये धमनियों की तरह होती हैं। ये धमनियां प्रोग्रेस कहाँ गांव से लेकर कहाँ शहर तक आती है, ये धमनियों का काम करती है। तो यदि आपको सड़क निर्माण में जीएसटी का कलेक्शन का योगदान नहीं दिखता हो, गांव गांव से कनेक्टिविटी आपको नहीं दिखती हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके विजन के बारे में भी कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा इस करता पर है। शायद कुछ काउंटर है उनका, जल्दी से धनंजय जी कर लीजिए, फिर आपके सवालों के तमाम जवाब देंगी दिव्या जी। मुझे ऐसा लगता है गुप्ता हमारी बहन दिव्या जी को ये बताना चाहिए, सड़कों का निर्माण में आप दूध में टैक्स लेकर करेंगे, पुस्तक कॉपी पर टैक्स लेकर सड़कों का निर्माण करेंगे, मतलब आप चाहते हैं कि बच्चे कुपोषित रहे, बच्चे स्कूल की शिक्षा ग्रहण न कर पाए। ये सड़क के निर्माण का बहाना करके आप नाकामी को नहीं छिपा देते दिव्या बहन जी। बार बार एक शब्द बहाना मत बताइए आप। बहाना नहीं, बहाना है ये। अगर एक बच्चे के दूध में नरेंद्र मोदी जी 5% टैक्स ले रहे हैं, बच्चों मैं जवाब दे रही हूँ धनंजय जी। आपने बहुत लंबा उद्घोष करा था, मुझे समय दीजिए। मैं बोले सुनिए ना, मैं बोल लेता हूँ फिर आप बोलिएगा। 2 मिनट। आपने बहुत बोल लिया, मैंने सुना आपको। आपने बहुत बोला, सुनिए ना, मैं गंदा नहीं, इस देश की सच्चाई बताएं। एक एक सवाल के जवाब आने दीजिए ना सर, ऐसे नहीं तो फिर वो ऐसे लगेगा कि हाँ आप सिर्फ जो है भाषण दे रहे हैं। तो पहले एक एक सवाल के जवाब आने दीजिए। धनंजय जी हो गया आपका जवाब हो गया? नहीं, मैं जवाब दे रहा था, साथ में हमारी बहन सुनना नहीं चाह रही थी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि बच्चों के दूध पर 5% टैक्स लेकर, बच्चों के पुस्तक कॉपी पर 5% टैक्स लेकर, गरीबों के जूता चप्पल पर 5% टैक्स लेकर आप सड़क का बहाना बना रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार का दुर्भाग्य है। आजादी के बाद भी सड़कें बने हैं, क्या उस दौरान दूध पर टैक्स लिया गया? ठीक है दिव्या जी, बस एक एक सर एक एक। दिव्या जी जल्दी से। हाँ, मेरा निवेदन इस बात का है कि एक तो ये बार बार ये जो शब्द यूज हो रहा है बहाना, किसी भी चीज का कोई बहाना नहीं है। देश चलाना है और देश को उस ढंग से चलाना है कि हम उसमें से टैक्स कलेक्शन भी करें, उसको वापस री इन्वेस्ट भी करें। बार बार जो आपने ये बात कही, कांग्रेस जो थी वो इस तरह के बजट लेकर आती थी जहां पर आपको सिर्फ दान देना होता था। नहीं सर, पूरे कोविड कार्यकाल में हर एक व्यक्ति को अनाज भी मिला है, पैसा भी मिला है। आपको ये जानकर प्लीज मेरे को बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी। आपको ये जानकर बहुत बहुत सुखद आश्चर्य भी होना चाहिए और आपको अपने आप पे, अपने देश पे गर्व भी होना चाहिए, जहां आपके पड़ोसी मुल्क सारे के सारे धीरे धीरे करके घुटने टेक रहे हो, वहीं भारत अपने सारे के सारे इकोनॉमी के साथ खड़ा हुआ है अपना सिर उठाकर। ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको शायद अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि जहां श्रीलंका ने घुटने टेक दिए, जहां पाकिस्तान की हालत बदतर होती चली जा रही है, जहां नेपाल और बांग्लादेश बदहाली पर मुआयने पर खड़ा हुआ है, वहां भारत सशक्त भारत होकर खड़ा हुआ है। ये हमारे सिर्फ सोच के कारण है, हमारी प्लानिंग के कारण है, हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी के कारण है। जहां आज बढ़ती हुई इकोनॉमी जो है ये इस बात का संकेत दे रही है कि अब हम दस्तक दे चुके हैं विश्व पटल पर। इस बात को लेकर यदि आप नकारना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन नहीं, ये सच्चाई है। एक बात, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, नहीं कुछ एग्री नहीं कर रहे दिव्या जी, एक एक करके एग्री नहीं कर रहे शायद। रूपन जी का भी एक सवाल है। मैडम आप तो जवाब देने वाली कुर्सी पर हैं, आपको वो फिर से एक बार दोहरा देंगे। धनंजय जी तो सब एकदम रट कर आए शायद आज। रूपन जी को प्लीज, रूपन जी जल्दी से जी। इस प्रदेश का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहा है। 13 माह किसान जो है आंदोलनरत है, भूमि एक्ट पर किसान आंदोलनरत है। इस पर कौन जवाब देगा? इस पर आपका बजट है क्या किसानों को देने के लिए? आज टमाटर उत्पादक किसान अपने खेतों पर टमाटर सड़ा रहा है, इस पर आपकी क्या नीति है? इससे क्या सब्सिडी मिलने वाला है किसानों को? उनकी उपज का मकबूल कीमत देने के लिए न राज्य की योजना है न केंद्र का है। डीजल महंगाई का एक कारण है, तो डीजल पर सरकार को, राज्य और सेंट्रल को टैक्स अपनी घटाना चाहिए। इस पर क्यों आप लोग के बजट पर नहीं है? ठीक है। किसान जहां पर खड़ा था उससे बद से बदतर होने की स्थिति पर है। इस पर बजट लाभ का धंधा बनाने की बात कर रहे थे आप खेती किसानी को, क्या हुआ दिव्या जी? सोनल जी, माननीय रूपल जी को मैं पूरी विनम्रता के साथ, क्योंकि किसान जो है इस देश का पालनहार है, मैं पूरी विनम्रता के साथ रूपल जी आपसे सिर्फ इतना आग्रह करना चाहूंगी, बात एमएसपी की हो, बात यूरिया की, फर्टिलाइजर की हो, बात किसान ओरिएंटेड जितनी इंडस्ट्री की हो, बात मंडियों की हो,
उन सबको लेके सरकार उतनी ही संवेदनशील है जितनी की आप मांग करते हैं सरकार की। सर मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे प्लीज बोल लेने दीजिए। चाहे किसान कर्ज माफी का मुद्दा हो, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे एमएसपी से जो डेफिसिट आता हो उसका मुद्दा हो, चाहे उसके बाद आपको जितने यूरिया एक्सपोर्ट अभी इंपोर्ट हम लोग करते थे, अब हम यूरिया में आत्मनिर्भर हो गए, चाहे बायो फर्टिलाइजर्स की चर्चा हो, चाहे वो नॉर्मल सीड्स की चर्चा हो, चाहे किसान उन्नत योजनाओं की चर्चा हो, ये सारी की सारी योजना आप तक पहुंचती है सर। लेकिन निवेदन इस बात का है कि हमारे साथ जो बहुत सारे एक तारतम्य में बैठना चाहिए, वो तारतम्य में नहीं बैठ पाता इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग एडवाइस देते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग उस बारे में अपेक्षा रखते हैं, लेकिन एक सरकार जो वायदे नहीं करती थी, जो जमीन तक किसान मंडियों तक पहुंच चुकी है, इसलिए उस सरकार के साथ जो आपको नेचुरल फर्टिलाइजर्स के साथ काम करने का बढ़ावा देती हो, जो आपके बारे में चिंता कर रही हो, उस सरकार के साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपके 3 बहुत बड़े किसान बिल थे, ठीक। उस किसान बिल नहीं, कुछ कह रहे हैं रूपन जी, सुन लीजिए। जो किसान है वो बड़ा संकट में है। सारे जीवों के यदि पालनहार है जो किसान है, इस देश में अन्न नहीं होगा तो सारे लोग भूखे नहीं रहेंगे। ठीक है, बद से बदतर हो गई दिव्या जी दरअसल स्थिति। धनंजय जी आपका भी सवाल था, जल्दी से दिव्या जी फिर दोनों सवालों के जवाब देंगी। धनंजय जी, धनंजय जी। हाँ, मेरा सवाल ही इनसे था दिव्या जी से, क्योंकि इस देश में जब 8 साल में 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नरेंद्र मोदी की सरकार को बढ़ चुका है, देश की सारी सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उसके बाद भी इस देश की जनता के ऊपर टैक्स भी लगाया जा रहा है, तो मुझे कृपया करके बता दें दिव्या गुप्ता जी, इतने 100 लाख करोड़ रुपए कर्जा आपने ले लिया इस देश के ऊपर में, सरकारी संपत्ति आपने बेच दी, पेट्रोल डीजल से 30 लाख करोड़ रुपए आपने वसूल लिया, लोग जनता से रोज आप टैक्स ले रहे हैं ना, दूध पर, दही पर, नमक पर, शक्कर पर, गुड़ पर, चावल पर, दाल पर, ट्रेनें आप चलवा नहीं पा रहे हैं। तो इस उम्मीद करें देश की जनता के ये जो बजट होगा इस देश के गरीबों को समर्पित होगा, ये बजट इस देश के किसानों को समर्पित होगा, ये बजट इस देश के महिलाओं को समर्पित होगा, ये बजट इस देश के युवाओं को समर्पित होगा, ना कि मोदी के पूंजीपति मित्रों के। ये उम्मीद करे जनता इनसे। दिव्या जी। धनंजय जी, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगी, ये जो बजट होने वाला है ये देश के हर उस व्यक्ति को समर्पित होने वाला है जो इस देश का नागरिक है। किसी एक को टारगेट ओरिएंट करने के लिए देश नहीं बनता है, देश बनता है उन सब लोगों से जो इस देश के वासी हैं, चाहे आप हो, चाहे आज माननीय सोनल जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। हम देश को अगर एक एंटिटी मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे तो ही जाके कहीं होगा। हमने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके कभी भी बजट नहीं बनाया, जो कांग्रेस आज दिन तक करती चली आई थी कि डिवाइड करिए और फिर उसके बाद कंसंट्रेट करिए। कैसे डिवाइड होता था देश का, इसको तो संक्षिप्त में बताइए कैसे डिवाइड किया जाता था। उस चीज के बिल्कुल आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं चाहता हूँ इसको अच्छा पता बताइए कि कांग्रेस कैसे बजट को डिवाइड करती, संक्षिप्त करिए। आप राजनीतिक भाषण दे रही, मैं डिबेट का उत्तर दे रही हूँ। और कमाल की बात ये है कि बजट लेकर आने वाले हम, भलाई करने वाले हम, देश के बारे में सोचने वाले हम, और मैं आपको जवाब दे रही हूँ। ये तो बताइए आप देश के बारे में सोचते ना तो अडानी के ऊपर फ्रॉड का केस नहीं दर्ज होता, हिडनबर्ग का। अडानी के ऊपर हिडनबर्ग का फ्रॉड का केस दर्ज नहीं होता, LIC और बैंक डूबते नहीं और नरेंद्र मोदी जी छुट्टी करके बैठते नहीं। सर एक काम करिए, आपके प्लीज माननीय राहुल गांधी जी को बोलिए। धनंजय जी, या तो आप बोलेंगे या मैं बोलूंगी। और आप बताइए, माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इस देश में सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाला अडानी है, उसको सम्मान है। मैं नहीं सुन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है कि राहुल गांधी जी है? और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको पूरी गारंटी देता हूँ, इस देश का किसान खुशहाल होगा, इस देश का युवा खुशहाल होगा, इस देश में महंगाई खत्म होगी, इस देश में अराजकता खत्म होगी, और इस देश की संपत्ति जिनके पास उनके पास। अब दिव्या जी को सुनने दीजिए ना, धनंजय जी सवाल करेंगे तो फिर सुनने तो दीजिए कम से कम। दिव्या जी बोलिए। सोनल जी, मेरा निवेदन ये है कि डिबेट को डिबेट की तरह रहने दीजिए। धनंजय जी बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं, फ्लोर खत्म हो जाता है, मुझे जो पॉइंट्स बोलने वो खत्म हो जाते हैं, वो पॉइंट्स बहुत उठाते हैं, मैं जवाब देती हूँ, वो बीच में जवाब सुन लीजिए धनंजय जी। धनंजय जी प्लीज थोड़े पेशेंस रखिए, आपको मौका मिलेगा बोलने का। ठीक, देखिए
मेरा ऐसा कहना था कि जो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। देखिए, एक हमने बहुत बड़ा बजट हमने वैक्सीन के लिए भी इस्तेमाल करा। वैक्सीन को जो हमने हर घर मुहैया करवाया है, देश जिस उसमें से उबर के निकल कर आया है, आपने कल्पना भी नहीं करी होगी कि हम जो फाइजर को दे देते, हम घुटने टेक देते, वो हमने नहीं टेके और एक स्वतः हम देश ने वैक्सीन बनाई। हम साइंटिस्ट को, उन सब लोगों को कांग्रेस नकारना चाहती है, उसके उनके सारे एफर्ट्स को नकारना चाहती है, क्योंकि उनको अपनी राजनीति करनी है, क्योंकि उनको अपनी रोटियां सेकनी है। हाँ। तो ये बिल्कुल गलत बात है, एक बात। दूसरा, हमारा स्पेस प्रोग्राम इतना अच्छा चल रहा है जिसको वो नकारना चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते। बार बार राहुल गांधी जी अडानी अंबानी की सरकार कर करके क्या इन्होंने पैसे नहीं लिए? क्या इन्होंने अपनी इमेज सुधारने के लिए 500 करोड़ रुपए नहीं खर्चा करे? क्या इन्होंने इन्होंने आपने इस देश का गरीब जो राशि पैसा लगाता है, इस देश का किसान जो ब्याज पैसा जमा करता है, मोदी जी के संरक्षण में अडानी को लूट के ले गया और आप यहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी चुप्पी साथे बैठे हैं। क्या सोच रहे थे आप? डाउन कर दिया अडानी ने, देश के इमेज डाउन कर दिया अडानी ने, देश के जनता का पैसा लूट लिया अडानी ने और उसका संरक्षण। अडानी अंबानी खाली नहीं वोट देते हैं, आम जनता भी देती है। जाहिर तौर पे उनके पास भी वो अधिकार रहता है, धनंजय जी और दिव्या जी, कि वो जो है अपना हिसाब किताब आपसे करें। जाहिर तौर पर उसका मौका भी बहुत जल्द आने वाला है। रूपन जी के पास एक सवाल है। रूपन जी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे है, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी और कई बड़े ऐलान किसानों के लिए, इस बात से संतुष्ट हैं? इसकी उम्मीद कितनी कर रहे हैं और कितना लाभ पहुंचता है किसान सम्मान निधि की बात करें यदि तो? अभी 13वीं किश्त आनी बाकी है। हालांकि निधि की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा नीति बनना चाहिए कि डीजल पर टैक्स कम हो, डीजल का कीमत कम हो तो किसानों की लागत मूल्य कम आएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे सरकार। ये अभी कोरोना महामारी का बात कर रहे थे कि ये कोरोना विदेश से आयात है, इसके लिए भारत सरकार और राज्य में है तो राज्य सरकार इनकी जवाबदारी है कि ये उड़ के हवा से नहीं आया है, ये वहां विदेश से जो लोग आए हैं उनकी नियमित जांच छोड़ने पर ये सब ठीक हो जाता था, उनको आइसोलेशन में रखना था। आम जनता को, भारत देश की आम जनता को कोरोना से पीड़ित है वो इस देश की नेताओं की चाल की वजह से। रोड बनाने से, शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर 200 करोड़ 400 करोड़ देता है, किसानों को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है नीति के नजदीक, चाहे भारत सरकार की बात हो या राज्य सरकार। देखिए धनंजय जी, जीएसटी में ले आए पेट्रोल डीजल, बार बार डीजल के रेट की बात कर रहे हैं जो रूपन चंद्राकर जी हैं, और दिव्या जी आप भी इस पर जवाब तैयार रखिएगा क्योंकि सबसे बड़ी उम्मीद जनता को आपसे यही है। महंगाई एक महत्वपूर्ण, जो पेट्रोल डीजल की कीमत रहती है वो सबसे महत्वपूर्ण अपना रोल निभाती है क्योंकि उसकी वजह से ही फिर बाकी चीजों के दाम बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास, उनको भी सुनते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्या उम्मीद इस बजट से कर रहे हैं। देखिए, आम बजट पेश होने वाला है और ऐसे में हर वर्ग की अपनी एक अलग उम्मीदें हैं। इस वक्त हमारे साथ समाज सेविका और गृहिणी मौजूद है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस देश के अर्थव्यवस्था में, और हमारे घरों में सीधे बात करेंगे। आम बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों? बहुत ही अच्छी उम्मीदें हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा हमने सोचा हुआ है। केंद्रीय बजट मोदी जी हैं तो जरूर हम लोग के लिए अच्छा ही सोचेंगे, ऐसा हम उम्मीद करके रखे हैं। नमस्ते। रसोई की जो मार है सीधे सीधे जो है घर के अन्य खर्चों पर भी पड़ती है, ऐसे में क्या चाहती हैं आप? रसोई से संबंधित जैसे गैस हो गया, उसका मूल्य थोड़ा सा कम होना चाहिए। अभी जैसे सब्सिडी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, वो कम होना चाहिए। और दालें चावल इन सब के रेट जो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं वो थोड़े कम होने चाहिए। खाने की तेल की अगर बात करें तो लगातार इस पे बढ़ रही है, सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में क्या चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि जो महंगाई बढ़ गई है, जिसमें पैक्ड सामान में जैसे जीएसटी वगैरह लग रहा है, तो वो उसको हटा देना चाहिए ताकि हमारा जो बजट है वो सामान्य नागरिक मेंटेन कर सके अपने गृहस्थी को।
जीएसटी हटा देना चाहिए, ऐसी इनकी मांगे हैं। गृहिणियों को, समाज सेविकाओं को उम्मीदें हैं कि जरूर अच्छा कुछ होगा। जैसा कि इस बजट का नाम है आम बजट, तो यह बजट भी आम होना चाहिए और मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि इन जो महिलाओं की उम्मीदों पर केंद्र सरकार या यह बजट कितना खरा उतर पाता है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INH न्यूज, रायपुर। तो बजट से उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। इस बीच हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे पैनल में धनंजय ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और ऊपन चंद्राकर जी हैं, किसान नेता, जो लगातार अपनी बात कह रहे हैं। उम्मीद तो है, लेकिन इस बीच अब बहुत कम वक्त बचा है। मुश्किल से अब 17 से 18 मिनट का वक्त रह गया है जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी 2023-24 के लिए। इस बीच लगातार सवालों का सिलसिला जारी है। धनंजय जी, सवाल पूछना आसान होता है जब आप विपक्ष में होते हैं, जवाब देना मुश्किल होता है अब सत्ता पक्ष में होते हैं। अब बताइए, यदि छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें, राजस्थान की बात करें, आपकी सरकारें हैं, जीएसटी में पेट्रोल डीजल को लाने से बहुत बचती हैं, खासतौर पर अशोक गहलोत जी, कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, कहीं भी कांग्रेस की सरकार डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे लाने में कहीं नहीं बची है। आप देखेंगे राज्यसभा में जब इस विषय में सवाल पूछा गया जीएसटी काउंसिल से, क्या अब तक जो पेट्रोल डीजल को जीएसटी लाने के लिए क्या काउंसिल ने कोई प्रस्ताव बनाया है? तो काउंसिल जवाब देता कि अब तक काउंसिल ने किसी प्रकार से डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए किसी प्रकार से कोई प्रस्ताव नहीं बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, जीएसटी काउंसिल में फैसला होता है बहुमत के आधार पर। कोई एक दो राज्य अगर उसको विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब जीएसटी काउंसिल में फैसला निरस्त होगा, ऐसा नहीं है। अधिकांश राज्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में जीएसटी काउंसिल में सबसे बड़ा हिस्सा उनका है। मैं समझता हूं कि अगर जीएसटी काउंसिल में 30 राज्यों का हिस्सेदारी, उसमें 18 राज्य के आसपास इनके पास में है, फिर बहाना बना के बच नहीं सकते हैं ना। आप ये कैसे कांग्रेस का विरोध करता है? कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी का विरोध किया था, नोटबंदी आपने जो जबरदस्ती लागू किया। कांग्रेस पार्टी ने तो 3 कृषि कानून का विरोध किया था, जिसको आपने बाद में माफी मांगकर वापस लेने का काम किया। कांग्रेस पार्टी तो हमें सिलेंडर का विरोध कर रहा है, लेकिन आप मनमानी कर रहे हैं ना। तो जीएसटी को पेट्रोल डीजल के दायरे में लाने में आप बहानाबाज के बना के बच नहीं सकते। इसके पीछे कारण समझिएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत आपसे हुआ था इस डिबेट में, मैंने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि पेट्रोलियम मंत्री अपने गैर जिम्मेदार रवैये के लिए जाना जाता है। जब पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ लेते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तो पेट्रोलियम कंपनी पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। मतलब समझ सकते हैं, पेट्रोलियम मंत्री सिर्फ नाम के रह गए हैं, तो ये कैसे पेट्रोल डीजल कहाँ लाएंगे? 30 लाख करोड़ रुपए 8 साल में देश की जनता की जेब से, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, चाहे ट्रांसपोर्टर के व्यवसायी हो, 30 लाख करोड़ रुपए सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आम जनता की जेब निकालने का काम किया है। ये कभी नहीं लाएंगे पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में, क्योंकि उसको लाते हैं तो इनके जो समर्थित जो कंपनियां हैं, जो इनके पूंजीपति मित्रों की, उनको नुकसान हो जाएगा। ये सीधा सीधा समझ में आता है ना। और पेट्रोलियम कंपनी इसलिए थोड़ी जिम्मेदार है भाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पेट्रोलियम मंत्री है पुरी जी, सीधा आदेश जारी करें कि पेट्रोल डीजल के दाम क्रूड ऑयल के हिसाब से कम होना चाहिए। वो तो कर नहीं पाते हैं, तो कैसे जीएसटी में लाएंगे? और कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया है। और जीएसटी काउंसिल में जो फैसला होता है, भटनागर जी हैं अब। धनंजय, ठीक है धनंजय जी, ये दिव्या जी इस पर जवाब जो है तैयार रखिएगा कि एक तो 18% जीएसटी, और उस पर फिर राज्य, चूंकि ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकारें हैं, तो वहां पेट्रोल डीजल से कमा रहे हैं, मतलब हर तरह से आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। तो इसको जी बोलिए, क्योंकि मेरे साथ जो है अभी संदीप भटनागर जी भी जुड़ रहे हैं और रविंद्र ब्रह्मे जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। दिव्या, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए पहले। सोनल जी, मेरे ख्याल में धनंजय जी को शायद जीएसटी काउंसिल का थोड़ा सा एक उसका फ्रेमवर्क इस तरह से होता है कि वहां पे मेजोरिटी नहीं काम करती। वहां पे कोई भी अगर वीटो कर देता है तो दिक्कत आती है। तो एक बात तो ये कि जीएसटी काउंसिल में जब कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री हैं वो बैठते हैं और वो विरोध कर देते हैं और उसको जीएसटी में नहीं आने देते, चाहे ये सुनियोजित प्लान हो, मैं तो ये बोलूंगी सुनियोजित प्लान होगा, क्योंकि उनको नहीं लेकर आना जीएसटी के फ्रेमवर्क में, इसलिए पेट्रोलियम को वो नहीं लाने देते। जब अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम जीएसटी के अंदर आ जाएगा तो देश की इकोनॉमी में और क्या उछाल आने वाला है, उसकी आप कल्पना ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए बार बार, और दूसरी बात कि मोदी जी के मित्रों, तो एक बात और धनंजय जी, 2 मिनट, मैंने आपको सुना, आप सुनने का मादा रखिए। दूसरी बात, पेट्रोलियम क्या सारा का सारा यहाँ से आ रहा है? पेट्रोलियम क्या सिर्फ इन्हीं लोगों के माध्यम से आ रहा है? पेट्रोलियम का मात्रा जहां से रशिया से आती है, जहां हम आईओसी के माध्यम से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हम लेना हमारे पास आता है, वहां हमको जो देना पड़ता है, और जो हमारे पुराने पेट्रोलियम बॉन्ड्स का हम अभी तक भुगतान करते आ रहे हैं, जो कांग्रेस ने बेच खाया था पेट्रोलियम बॉन्ड को गिरवी रख के, तो उसके बारे में कौन चिंता करेगा?
उसका टैक्स कौन देगा, उसके बारे में भरपाई कौन करेगा, उसका कहाँ से याद दिलाया जाएगा आपको? वो आप जो पेट्रोलियम बॉन्ड्स रख आए थे गिरवी, उसके बारे में कौन चिंता करेगा? हैं सीए हैं और रविंद्र ब्रह्मे जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धनंजय जी, बहुत सारा मौका दिया, अभी थोड़ा सा एक्सपर्ट से भी जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कितना आसान होगा, क्योंकि ये एक बहुत बारीक गणित होता है, इसे आंकड़ों में समझना मुश्किल होगा, लेकिन मोटे तौर पर समझे संदीप भटनागर जी तो बड़ी उम्मीद फिलहाल टैक्स स्लैब से ही की जा रही है कि उसको 2.5 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जा रही है। वो कौन सी ऐसी चीजें यदि सरकार करती है तो आम आदमी तक राहत पहुंच जाएगी? सोनल जी की जो अगर हम टैक्स स्लैब को बढ़ाती है, अगर सरकार टैक्स स्लैब को बढ़ाती है तो ये आम आदमी तक पहुंचता है, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी टैक्स पेयर्स हैं वो 2.5 लाख वाली रेंज में, 5 लाख, 5.5, 6 लाख वाली रेंज में आते हैं। तो अगर जो स्लैब रेट है वो 2.5 लाख से 4 लाख 5 लाख तक होता है तो उसमें काफी उनको रिलीफ मिलेगा। जो टैक्स अमाउंट है 5 लाख तक का अगर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है तो उसमें टैक्स रिलीफ मिलेगा। फिर उसके बाद एक हमारा जो ATC सेक्शन है जिसमें हमारी सेविंग्स होती हैं, अगर उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी क्या होता है बहुत सारे लोग सेविंग्स करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रवृत्ति है हिंदुस्तान के अंदर हमारी सेविंग की तरफ बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि हम सेव करें ज्यादा से ज्यादा। हालांकि अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसमें कंजम्पशन भी काफी करने लगे हैं लोग, लेकिन सेविंग ज्यादा करते हैं। तो सेविंग करते हैं तो जो 1.5 लाख की जो ATC की लिमिट है वो इतनी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, LIC, PPF, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पेमेंट, वो अगर बढ़ाई जाएगी तो उसमें काफी आम लोगों को फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक मैं बहुत जरूरी चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि एक सेक्शन है हमारा मेडिक्लेम का, सेक्शन 80D। अभी पिछले 2-3 सालों से हमने देखा है कि जब से कोरोना की महामारी आई है, 80D का जो सेक्शन है उसका बहुत सदुपयोग हुआ है। क्योंकि अगर किसी ने मेडिक्लेम लिया हुआ था और भगवान न करे उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसके उसके परिवार वाले हॉस्पिटल में भर्ती हुए और उनका बहुत लाखों में खर्चा हुआ है, हमें पता है कि जो कोविड के रहते इतना खर्चा हुआ है, तो उसमें ये सेक्शन 80D बड़ा काम आया, क्योंकि इसमें हमने मेडिक्लेम लिया हुआ था लोगों ने और उनको एक बेनिफिट मिल गया, उनको जो अपना हॉस्पिटल का खर्चा था वो मिल गया। अगर ये लिमिट बढ़ाई जाती है तो एक लोगों को एक इंसेंटिव मिलेगा कि हाँ इसमें हम और ज्यादा मेडिक्लेम लें, ताकि हमारे को जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं उनसे और हमें रिलीफ मिले। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जो हाउसिंग लोन की डिडक्शन है वो भी एक बड़ा काफी रोल प्ले करती है, क्योंकि आप ये देखिए अभी भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने घर नहीं हैं। तो उसके अंदर जब हम जाते हैं, हम जाके कोई लोन लेते हैं तो हमें 1-2 लाख की डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से या जनरली सब लोग ये कह रहे हैं कि ये काफी कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। बहुत टाइम से इसको बढ़ाया नहीं गया है, तो इसको बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आम आदमी जो मकान लेने जाता है उसको एक रिलीफ मिलेगा, उसको ये लगेगा कि चलो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मेरा 2 लाख का तो है ही, 2 से अगर बढ़ के 3 लाख हो जाएगा तो उसको उसके ऊपर जो टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा, उसका बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो ये हाउसिंग लोन की डिडक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है मेरे हिसाब से, जो आम आदमी को फर्क पड़ेगा इसके पे। बिल्कुल। हमारे साथ रविंद्र ब्रह्मे जी भी जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। और आपसे ये समझना चाहेंगे दरअसल कि देखिए सरकार की अपनी मुश्किलें हैं, जो दुनिया में हालात है, मंदी का दौर है, इस बीच विपक्ष के अपने आरोप है। धनंजय जी ने सवाल उठाया, जाहिर तौर पर चिंता हो रही है आम आदमी की। दिव्या जी की सरकार भी वही कर रही है। इन सब मुश्किलों के बीच आम आदमी को क्या मिल पाएगा? सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी है कि अब जब आप देश का विकास करते हैं, आर्थिक उन्नति की बात करते हैं भारत की, तब फिर आप पैसे जो लेते हैं वो आम आदमी से ही लेते हैं, लेकिन राहत पिछले लंबे समय से नहीं मिली। 2023-24 बजट में उम्मीद करें और किस तरह संभव है? बिल्कुल, ये तो बहुत बहुप्रतीक्षित है, आम व्यक्ति को राहत मिलना। और जो टैक्सेशन के बारे में बात की जा रही थी, इसमें 2.5 लाख से 5 लाख तक तो होना, तो मुझे कहूँगा कि वो तो बड़ा क्रांतिकारी बात होगी। तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इतनी बड़ी छूट इसमें मिलेगी। यहाँ पे थोड़ी बहुत छूट बहुत जायज है और मिलनी भी चाहिए, एक चीज। दूसरी बात ये है कि यदि ये देखिए परिवार में क्या होता है, यदि परिवार में यदि आय हो रही है, परिवार की यदि आय है, तो फिर वो हर चीज में वो खर्च कर सकता है। हम अपने परिवार का उदाहरण ले लें, हम जो है बच्चे की फीस भी जमा कर सकते हैं, स्वास्थ्य भी खर्च कर सकते हैं,
घर भी खरीद सकते हैं, ब्याज भी दे सकते हैं। तो इनकम परिवार में होना जरूरी है। वैसे ही देश के लिए भी देश की इनकम को लगातार बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। यदि इनकम नहीं होगी तो आप ना वेलफेयर स्कीम में खर्च कर सकते हैं, ना दूसरी स्कीम में खर्च कर सकते हैं। एक चीज ये है कि आप आय को बढ़ाएं और तमाम जो प्रयास होंगे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बजट में, इनकम हमारी जो जिसे हम तकनीकी शब्द में जीडीपी कहते हैं, उसे कैसे बढ़ाएं, उसको लेके जो इन्वेस्टमेंट बूस्ट करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, जो क्राउडेड इफेक्ट से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, एक चीज ये है। दूसरा होता ये है कि यदि इनकम तो आपकी बढ़ रही है, परिवार की भी इनकम बढ़ रही है, अब यदि महंगाई ज्यादा बढ़ने लग जाए, महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो फिर परिवार को लगता नहीं कि उस इनकम उसकी पर्याप्त है या इनकम बढ़ रही है, उस सार्थक रूप से नहीं दिखता है। तो ये जो चीज है कि महंगाई को नियंत्रित रखना, ये बहुत बहुत जरूरी है एक इकोनॉमी के लिए भी। और इससे ज्यादा जो नुकसान होता है महंगाई से, वो जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, उसको ज्यादा असर पड़ता है। तीसरा चीज ये है कि इसमें आप देखें, आपकी जो ग्रोथ बना हुआ है, आप जो तीसरा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि आपका जो डेफिसिट इसको कंट्रोल में रखिए। वो आप नहीं कंट्रोल में रखेंगे तो उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, उससे महंगाई बढ़ती है, तो उसको नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। और उससे बड़ी जो लोग हैं, उससे ब्याज दर बढ़ने से बड़ी कंपनियां तो बाहर से भी लोन ले सकती हैं, पर मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए उसमें समस्या होती है। तो ये चीज आपको जो है, महंगाई को नियंत्रित यदि नहीं करेंगे, हमने अभी अनुभव किया, यदि महंगाई इतनी बढ़ गई थी तो ब्याज की देखिए इंटरेस्ट रेट कितनी बढ़ गई है, आम लोगों को समस्या हो रही है। तो महंगाई इतना असर डालती है, महंगाई का सीधा असर विकास पे पड़ता है, आम आदमी पे भी पड़ता है। तो बहुत प्राथमिकता किसी भी देश की ये होती है कि आप जो है आप जो आपकी जो महंगाई है उसको नियंत्रित रखें तमाम लोग। तो सरकार ये जो है किस प्रकार से अपना फिस्कल बैलेंस करते हुए जो करेगी, ये बजट में जरूर अभी थोड़ी देर के बाद आएगा, देखना पड़ेगा। मुश्किल से अब 7 मिनट से भी कम का वक्त बचा है रविंद्र जी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो कोरोना ने हमें सबक दिया है, या जिस तरह से महंगाई है मेडिकल क्षेत्रों में, ये भारत के संदर्भ में है, क्योंकि भारत में आमदनी उस हिसाब से नहीं है। जबकि यदि देखा जाए तो मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से भारत में बहुत संभावनाएं दिखती हैं, लोग बाहर से यहाँ इलाज आके करा रहे हैं, उन्हें सस्ता लगता है, लेकिन भारत के लिए थोड़ा सा महंगा है। इसमें कोई किसी बड़ी छूट की और ज्यादा बजट बढ़ाने की संभावना देख रहे हैं आप, और आवश्यकता महसूस कर रहे हैं? जो एरियाज बड़ा है, जो इकोनॉमिक सर्वे भी बता रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में आपका जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, इसमें इंडस्ट्री की उससे कम है, और हमारी जो ग्रोथ है वो सर्विस लेड ग्रोथ है। जरूर इंडस्ट्री की सरकार ने जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स दिए हैं, और उसमें हो सकता है अभी और 5-6 सेक्टर और ये इंक्लूड कर देंगे उसमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, जरूर ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। पर अभी जो टूरिज्म है और दूसरा जो सर्विस सेक्टर है, इसकी ग्रोथ हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इस साल भी थी, और ये कंटिन्यूस हमारे यहाँ ये चल रहा है। तो निश्चित रूप से टूरिज्म को आप बूस्ट करते हैं तो इसका असर थोड़ा सा उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा बनाना पड़ेगा। तो इस पे तो आपको करेंगे तो कोई अच्छी ही बात है, पर मोर ज्यादा ध्यान है कि रूरल एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आप बनाते हैं, क्योंकि अभी रूरल एरियाज की जो डिमांड है, खासकर कंजम्पशन डिमांड है, उसमें कमी आई है। तो वहां पे भी थोड़ा सा आपको जो आपकी जो स्कीम्स है, चाहे आप आवास की स्कीम है या नल की स्कीम है या मनरेगा की स्कीम है, इसमें कितना बढ़ता है, सुनिश्चित करना भी बहुत आवश्यक है कि तमाम जो बजट पेश किए जाते हैं, बड़े बड़े आंकड़े बताए जाते हैं, ये जो हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित और ये मॉनिटरिंग कराया जाना भी बहुत जरूरत है। तब तो हम आम बजट पर हर बार चर्चा करते हैं, और वो आम बजट का फायदा जो है, या जिन लोगों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, और ये जो 2023 का बजट है, ये हर गृहिणी के घर के बजट को संभाल पाए, तब तो ये उम्मीदों पर खरा उतरेगा। फिलहाल आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं 2023 के बजट के लिए। धनंजय जी, अच्छा है, सवाल तो पूछना है, लेकिन सवाल भी आप जनता के लिए पूछ रहे हैं जाहिर तौर पर, तो शुभकामनाएं आपको भी। दिव्या जी, बहुत उम्मीद है, देखना होगा कि क्या कुछ बजट में आप लेकर आ रही हैं इस बार, आपकी और आपकी सरकार। बहुत धन्यवाद रविंद्र जी आपका भी, और संजय जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए।